नमस्कार, स्वागत है आपका इस सेशन पे। यहाँ पे हम लोग झारखंड की शासन व्यवस्था देखने वाले हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था से संबंधित 14 जेपीएससी में आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहला शासन व्यवस्था देखेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था। ओके, तो मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगर नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछा तो यही डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था को कहते हैं। तो नॉर्मली इसको आप आंसर दे सकिएगा, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ होता है गाँव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद, संगठन, संबंधित तथ्यों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुंडा। मुंडा का इस शासन व्यवस्था में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिए, ये जो पद होता है, मुंडा का जो पद होता है इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, वो वंशानुगत होता है। तो पूछेगा क्या मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का पद वंशानुगत होता है? तो आंसर करेगा हाँ, मुंडा का पद वंशानुगत होता है। और यहाँ पर इसके प्रमुख कार्यों को अगर देखा जाए, मुंडा के प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो प्रमुख कार्यों में क्या क्या आता है? तो ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना और गांव के विवादों का निपटारा करना। ठीक, तो मुंडा के क्या क्या कार्य मैंने आपको अभी बताया। तो पहला कार्य याद रखिएगा, क्या मुंडा गांव से लगान वसूलने का काम करेगा? तो हाँ, मुंडा गांव से लगान वसूलेगा। क्या गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखेगा? तो हाँ, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखेगा। और क्या गांव के विवादों का निपटारा करेगा? हाँ। तो क्या क्या काम हो गया? ग्रामीणों से लगान वसूलना मुंडा का काम है। गांव की विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और गांव के विवादों का निपटारा करना, ये सब मुंडा के कार्य हैं। ओके, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि, जब आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़िएगा 1908, तो उसमें ये टर्म आपको आएगा, खुटकट्टी क्या है, खुटकट्टी भूमि किसको कहते हैं? तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को, ठीक है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को हम लोग खुटकट्टी भूमि कहते हैं तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खूटकट्टीदार कहलाता है। ठीक, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बताइए कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? तो खूट का अर्थ ध्यान रखना है, परिवार होता है। ठीक, अब अगला हमारा जो पद है, अगला जो टर्म है हाथू मुंडा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में हाथू मुंडा का क्या अर्थ है? तो हाथू मुंडा याद रखिए, यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। हाथू मुंडा कौन होता है? तो हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? मुंडा ग्राम पंचायत, ये टर्म पकड़िए, मुंडा ग्राम पंचायत। तो मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हाथू कहा जाता है। ठीक है, और हाथू मुंडा कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान। अच्छा, मुंडा कौन था? तो मुंडा ग्राम प्रधान था, गांव का प्रधान था मुंडा, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत बोल रहा है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? हाथू मुंडा। अगर नॉर्मली खाली गांव का प्रधान पूछेगा, नॉर्मली गांव का प्रधान पूछता है तो आंसर करिएगा मुंडा। और अगर ग्राम पंचायत का प्रधान पूछता है तब आंसर करिएगा हाथू मुंडा। और मुंडा ग्राम पंचायत को कहते क्या हैं? हाथू कहते हैं, और उसके प्रधान को हाथू मुंडा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा एकदम। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, अंतर्ग्रामीण पंचायत को पड़हा कहा जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं? पड़हा कहा जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? पड़हा कहा जाता है। पड़हा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गाँव के बीच विवादों का निपटारा करना है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो पड़हा पंचायत होता है, पड़हा पंचायत, तो पड़हा पंचायत का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पड़हा पंचायत का प्रमुख कार्य होता है दो या दो से अधिक गांव के बीच विवादों का निपटारा करना। ओके, यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद। तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, पूछ लेगा कि बताइए कि एक सेकेंड रुकना है। तो ध्यान रखना है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च टॉप पर कौन होता है? तो टॉप पर याद रखिए पड़हा होता है। मुंडा शासन व्यवस्था के टॉप पर कौन होता है? पड़हा होता है, पड़हा होता है। ठीक है, पड़हा की बात करें तो पड़हा जो है मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा इसे दी जाती है। तो पड़हा को मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, पड़हा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पड़हा राजा होता है।
पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिए पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल, कारतो होते हैं। ठीक है, कुंवर, लाल और कारतो होते हैं। इसको आप ध्यान रखिए। पढ़ा राजा के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? तो कुंवर, लाल, कारतो होते हैं। कुंवर, लाल, कारतो होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो पढ़ा शासन पढ़ा के बारे में तो पूछेगा, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का सहायक क्या कहलाता है? ठाकुर। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है? ठाकुर। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है? तो पढ़ा राजा का सहायक ठाकुर होता है। सहायक ठाकुर। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान। ठीक है। सहायक पूछेगा तो आंसर करिएगा ठाकुर। मुंडा शासन व्यवस्था में दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी कौन होता है? पांडे। मुंडा शासन व्यवस्था में दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी कौन होता है? पांडे। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का सिपाही कौन होता है? बरकंदाज। सिपाही कौन होता है? बरकंदाज। मुंडा शासन व्यवस्था में सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? दरोगा। मुंडा शासन व्यवस्था में सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? तो दरोगा। और मुंडा शासन व्यवस्था में सभा का वकील कौन होता है? लाल होता है। कौन होता है? लाल होता है। तो इतना आपको यहाँ पर इस पेज से ध्यान रखना है। अगला जो संगठन है वो है अखड़ा। अखड़ा या अखड़ा। तो परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता। तो यहाँ से अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाता है आपको तो पूछेगा कि बताओ कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो पूछा क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बोलेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता। महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता। गांठ बांध लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये पॉइंट आपको दे सकता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। बोलेगा हाँ या नहीं? बोलेंगे नहीं, उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के स्थल को अखड़ा। तो पूछेगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा क्या है? तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक का आयोजन अखड़ा या अखड़ा में किया जाता है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक का आयोजन कहाँ होता है? अखड़ा या अखड़ा में होता है। एक टर्म है यहाँ पर मानकी। मानकी क्या करता है? पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। ठीक है। मानकी किसे कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये पद वंशानुगत होता है। जो मानकी का पद होता है ये वंशानुगत होता है। ओके। अगला जो हमारा पद है वो है पाहन का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पद है, याद रखिए। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा पाहन, दिहुरी, कालो, इनमें से सभी। तो क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ और बलि चढ़ाने का काम करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बनाएगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताओ जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसमें पाहन को जो है ना, पाहन को इनके कार्यों के संचालन हेतु एक लगान मुक्त भूमि हम लोग देते हैं। उस भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा आपको पहनई भूमि, डाली कटारी भूमि, डाली टका भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर करिएगा आप कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो पाहन को उनके कार्यों के संचालन हेतु जो लगान मुक्त भूमि देते हैं उसको डाली कटारी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? डाली कटारी। अच्छा, डाली कटारी से माइंड में क्या आ रहा है? तो डाली कटारी ये बधू मूल्य है। ठीक है, बधू मूल्य। डाली कटारी बधू मूल्य है किस चीज़ में, किस जनजाति का बधू मूल्य है? तो बिंझिया। जब आप जनजाति पढ़िएगा तो बिंझिया जनजाति जब आप देखिएगा तो उसमें डाली कटारी जो है, ठीक है, डाली कटारी वो बिंझिया जनजाति का बधू मूल्य है। इसका ट्रिक बनाए हुए हैं झिया झिया के काटबो। ठीक, बिंझिया, झिया झिया, तो यहाँ से प्रोनाउंसिएशन होगा बिंझिया। तो बिंझिया के बधू मूल्य को डाली कटारी कहते हैं। इसको ध्यान रखिए। अब मुंडा शासन व्यवस्था में एक संगठन है महतो। अब महतो का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यह पाहन का सहायक होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा सकते हैं। जेपीएससी 14th जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है, महतो किसका सहायक होता है? ऑप्शन दे देगा आपको
कि पढ़ा राजा का, ठीक है, मुंडा का, या फिर पाहन का, या दिहुरी का। तो याद रखिए, महतो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो पाहन का सहायक होता है। महतो किसका सहायक होता है? पाहन का। यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। जो महतो होता है ये क्या काम करता है? तो गांव में संदेश वाहक। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का काम कौन करता है? महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का काम कौन करता है? महतो करता है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो किसका सहायक होता है? पाहन का सहायक होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो किसका सहायक होता है? तो पाहन का सहायक होता है। देखिए, जो जनजातीय शासन व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो महतो का टर्म हर एक आठ जनजातियों का हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें हर जगह महतो का कुछ ना कुछ रोल रहेगा और हर जगह महतो का अलग अलग रोल ये निभाएगा। तो इसको ध्यान रखना और यहीं से फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा भी। तो महतो के बारे में याद रखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में खासकर ये पाहन का सहायक होता है और ये संदेश वाहक का भी काम करता है। ठीक है, तो महतो दो चीज़, एक तो पाहन का सहायक हो गया और एक संदेश वाहक का काम करता है ये। चलिए, भूत खेता की बात करेंगे। तो भूत खेता टर्म ये क्या है? तो गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को एक अतिरिक्त भूमि प्रदान करते हैं जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको बताया डाली कटारी भूमि। तो डाली कटारी भूमि पाहन को लगान मुक्त भूमि के रूप में देते हैं। और क्यों देते हैं? तो उनके कार्यों के संचालन के लिए। लेकिन भूत खेता भूमि तो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन को ये भूमि दी जाती है। ठीक, अतिरिक्त भूमि है ये, पाहन को अतिरिक्त भूमि के रूप में देते हैं। और वो जो डाली कटारी है वो लगान मुक्त भूमि है वो। ठीक, चलिए अगला है पुजार या पनभरा। पुजार या पनभरा की बात करें तो पाहन का सहायक पुजार या पनभरा। देखिए, मैंने आपको महतो के बारे में बताया कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो जो होता है वो पाहन का सहायक होता है और यहाँ पर आपको पुजार और पनभरा भी पाहन का सहायक होता है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, सिमिलर पॉइंट है। पढ़ा राजा की बात करेंगे तो यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। अन्य तथ्य को देखें तो इस जनजाति यानी मुंडा शासन व्यवस्था की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में। कौन सी शताब्दी में? प्रथम शताब्दी। कौन सी ईस्वी? 64 ईस्वी में। तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। ठीक है, अगला देखिए, यह शासन व्यवस्था मुंडा राजा के बाद स्थापित किया गया। याद रखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया? मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था। यानी कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था है ये किसके बाद आया? तो मुंडा राज के बाद स्थापित हुआ और फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी रूप में स्थापित किया। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए जो नागवंशी शासक थे जैसे कि फनी मुकुट राय, प्रताप राय, ठीक, तो इन सभी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ अनुकूल आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। लंबे समयांतराल के पश्चात मुगलों ने आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित हो। देखिए, लंबे समयांतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना क्या होता है? ये एक प्रकार का टैक्स है, नजराना लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया और इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। जो नजराना लिया जाता था ना, उसी को बाद में मालगुजारी मतलब एक प्रकार का टैक्स लिया जाने लगा। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। याद रखिएगा, जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या आम रैयतों से कर वसूली की जाती थी? तो नहीं, आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। बाद में बंदी से रिहा होने के
होने पर दुर्जन साल 6,000 रुपया माल गुजारी। ये जो 6,000 रुपया, इसको याद रखिएगा, कहीं कापी में नोट कर लीजिएगा। 6,000 रुपये वार्षिक माल गुजारी देना स्वीकार किया। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से फिर से कर वसूलना प्रारंभ किया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। तो देखिए, पहले क्या होता था कि आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी, लेकिन जब मुग़लों का प्रभाव इनके राज्य क्षेत्रों पर होने लगा तो मुग़ल जो थे इन पर दबाव बनाने लगे और कर की मांग करने। जैसा कि आपको पता होगा कि दुर्जन साल को मतलब कि पकड़ लिया था, कैद कर लिया था उन लोगों ने, जहांगीर ने, ठीक है। और जब वो रिहा हुए, ठीक है, तो उनको किस शर्त पे छोड़ा गया कि आप 6,000 रुपया वो स्वीकार करते हैं दुर्जन साल कि हम जहांगीर को 6,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देंगे। और जब ये स्वीकार करते हैं तब उनको छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। और इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजा और कई कारण, और आप जब किताब पढ़िएगा वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हीरा परख के कारण छोड़ा गया था। हीरा परख ही के कारण तो छोड़ा ही गया, लेकिन जब छूटे तो ये खुद स्वीकार करते हैं कि हम आपको जो है 6,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देंगे, ठीक। और जैसे ही वहाँ से छूट के आते हैं तो फिर पहले रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। फिर जब बर्डन बढ़ने लगा टैक्स का, तो इन्होंने वहाँ की जनता से कर वसूली की और कर वसूली करने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दे दिया। जैसा कि हमने मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा था कि पढ़ा का प्रमुख कौन होता है। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहते हैं। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूंइयर कहा गया। तो पूछेगा कि जो मानकी, पढ़ा का प्रमुख मानकी को नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या कहा गया? भूंइहर कहा गया, भूंइहर कहा जाने लगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, मानकी को नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या कहा जाने लगा? भूंइहर कहा जाने लगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इसके द्वारा मुग़ल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। यानी 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिली, ठीक है, तो इसके बाद जो नागवंशी शासक है वो किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? तो पटना काउंसिल के प्रति। फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में आ गया बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तब छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसको दी गई? फोर्ट विलियम को। और नागवंशी शासक किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? पटना काउंसिल के प्रति। और छोटा नागपुर क्षेत्र से टैक्स लेने की जिम्मेदारी केकरा दे दी गई? फोर्ट विलियम को दे दी गई। ये पॉइंट ध्यान रखिए। 1773 में व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया। 1773 में व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर वसूली निर्बाध तरीके से की जा सके। 1780 में छोटा नागपुर खास, रामगढ़ तथा चतरा को 1780 में छोटा नागपुर खास, रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। तो रामगढ़ हिल ट्रैक किनको मिलाकर? छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा को मिलाकर बनाया गया। कब? 1780 में। इसका संचालन शेर घाटी से किया जाता था तथा चैपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है, कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया, ठीक है। तो पूछेगा कि कॉर्नवालिस के समय जब अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तब जमींदार किसको बनाया गया? तो नागवंशी राजाओं को जमींदार बनाया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदार व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से परिणत हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है जैसे कि महतो, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में महतो का क्या इंपॉर्टेंस है? तो याद रखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में महतो यह गांव का प्रमुख व्यक्ति है। तो पूछेगा नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति कौन है? महतो। कौन था? नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति कौन था? महतो था। कौन था बाबू? महतो था। फिर भंडारी की बात करें तो भंडारी का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ? तो यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण हेतु उत्तरदायी था। तो पूछेगा कि बताओ, नागवंशी शासन व्यवस्था में राजा के गांव में खेती करने और अनाज भंडारण हेतु उत्तरदायी कौन था? तो भंडारी। नागवंशी शासन व्यवस्था में राजा के गांव में खेती करने और अनाज के भंडारण के लिए कौन उत्तरदायी था? भंडारी। गांव का प्रमुख व्यक्ति कौन था? महतो, ठीक है। अगला देखिए, अगला टर्म है पट्टी
पहाड़ स्तर पर, पट्टी या पहाड़ देखिए जो मुंडा शासन व्यवस्था था ना, उसमें पहाड़ का नाम बदल के पट्टी कर दिया गया। पहाड़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? पट्टी कर दिया गया। तो पट्टी या पहाड़ स्तर पर। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा या पट्टी स्तर पर भूइंहर थे। तो भूइंहर किस स्तर पे होते थे? पहाड़ या पट्टी स्तर पे ये पद होता था, भूइंहर का पद। और पाहन भी ये पट्टी या पढ़ा स्तर पे होते थे। नागवंशी शासन व्यवस्था में जो भूइंहर था, यह आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। वही मानकी को ही भूइंहर कहा जाता है नागवंशी शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो भूइंहर मानकी ये पढ़ा स्तर पे होता है, पढ़ा का प्रमुख होता है। ठीक, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी कौन था? भूइंहर या मानकी। ठीक है, यह विभिन्न न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में न्यायिक व राजनीतिक अधिकार किसे प्राप्त था? भूइंहर या मानकी को। नागवंशी शासन व्यवस्था में न्यायिक व राजनीतिक अधिकार किसे प्राप्त था? भूइंहर को प्राप्त था। भूइंहर कहिए या फिर मानकी कहिए, ये पढ़ा स्तर के अधिकारी है। भूइंहर जो है पढ़ा या पट्टी स्तर का अधिकारी है। बात करेंगे पाहन की, तो पाहन पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु पाहन जिम्मेदार होता था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी किसको कहते हैं? पट्टी, पढ़ा को ही पट्टी कहा जाता है। पट्टी पढ़ा का ही परिवर्तित नाम पट्टी है। क्या है? पट्टी है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु पाहन जिम्मेदार होता था। कौन जिम्मेदार होता था? पाहन जिम्मेदार होता था। ठीक तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पाहन पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु जिम्मेदार कौन होता था? पाहन जिम्मेदार होता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं राज्य स्तर पर महाराज। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में महाराज का क्या इंपॉर्टेंस था? महाराज, तो याद रखिए नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराज शब्द से संबोधित किया गया। नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को किस वर्ड से संबोधित किया गया? महाराज शब्द से। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था लागू होने पर राजा को किस शब्द से संबोधित किया गया? महाराज। और ये राज्य स्तर पर होता था, महाराज का जो पद होता था राज्य स्तर पर। फिर दीवान याद रखिएगा, यह राज्य का वित्तीय प्रमुख। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य का वित्तीय प्रमुख कौन था? दीवान। नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य का वित्तीय प्रमुख कौन था? दीवान। तथा राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार कौन था? दीवान। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद एक टर्म है पांडे की बात करें तो पंच द्वारा, पढ़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न होगा तो बन सकता है। तो पूछेगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णयों को, पढ़ा राजा जो निर्णय लेता था तो उसके निर्णय को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पांडे। नागवंशी शासन व्यवस्था में पंच द्वारा या पढ़ा द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे उस निर्णय को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पांडे की। यानी पांडे को कह सकते हैं संदेशवाहक। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में संदेशवाहक कौन था? पांडे था। कौन था बाबू? पांडे था। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत देखेंगे। एक सेकेंड रुकिए। अब हम लोग अगला देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की बात करें तो यह मुख्यतः उराव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? उराव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो पूछेगा कि बताओ जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है ये निम्नलिखित में से किस जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है? ऑप्शन रहेगा संथाल, मुंडा, उराव। तो याद रखिए मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मिलती जुलती है। इस बिंदु को ध्यान में रखें। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ यहाँ पे पद, संगठन और संबंधित तथ्य दिए हुए हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर टर्म है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो। अब महतो का इस शासन व्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझिए। देखिए इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहते हैं। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, ठीक है, प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? महतो। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? महतो। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। यह गांव स्तर के मामलों का निपटारा करता है। जो महतो होता है ये किस स्तर के मामलों का निपटारा करता है?
गांव स्तर के मामलों का निपटारा करता है और इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। महतो के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार। तो पूछेगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में क्या महतो के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो उनके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। फिर अगला यहाँ पर जो पद है मांझी। अब पढ़ा पंचायत में मांझी का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, मांझी देखिए महतो का सहयोगी होता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन होता है? मांझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन होता है? मांझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन होता है? मांझी, जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में संदेश वाहक के रूप में मांझी को आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि महतो के पंचायती आदेशों को, ठीक है, मांझी को आप जो है संदेश वाहक के रूप में देख सकते हैं। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन होता है? मांझी। और मांझी क्या करता है कि महतो के पंचायती आदेश, जो भी महतो पंचायती आदेश देता है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मांझी करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मांझी का ये पद यहाँ पर, इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर पढ़ा की बात करेंगे। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो देखिए कई गांव जैसे 5, 7, 11, 21 या 22 से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहते हैं, पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांव के बीच विवाद का निपटारा करना। यह निम्न, मध्य तथा उच्च तीनों स्तर में विभक्त होता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा ना होने पर ठीक है, निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा ना होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, याद रखिएगा। जहां हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा कि महिलाओं को उच्च पद पर नहीं मतलब कि बैठाया जाता था वहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में आप देखेंगे तो यहाँ पे पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तो भाग लेते ही हैं, साथ ही साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पूछेगा कि बताओ कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पंचायत की कार्यवाही में वैसे अधिकार, पुरुष को जो अधिकार है, क्या महिलाओं की भी पुरुष की जो सहभागिता है, क्या महिलाओं की भी सहभागिता होती है? तो बोलेंगे हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम पढ़ा राजा देखेंगे। पढ़ा राजा की बात करें तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका, उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ से पूछेगा कि भैया बताओ, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, उसमें गांव स्तर पर महतो जिस मामलों का निपटारा नहीं कर पाया है, तो वो मामला महतो किसको हस्तांतरित करेगा? तो याद रखिएगा, पढ़ा राजा को हस्तांतरित करेगा। किसको हस्तांतरित करेगा? पढ़ा राजा को हस्तांतरित करेगा। अब पढ़ा दीवान की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। पढ़ा दीवान को देखा जाए तो ये क्या करता है? ये सर्वोच्च पदधारी है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदधारी कौन सा है? पढ़ा दीवान। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदधारी कौन सा है? पढ़ा दीवान का है। पढ़ा दीवान का है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो पूछेगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह कौन काम करता है? पढ़ा दीवान काम करता है। पढ़ा दीवान, ये सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है। तो याद रखिए, जो पढ़ा दीवान का जो पोस्ट होता है, ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है, टॉप लेवल का ये बंदा होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। याद रखिए, जो भी पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित, यानी कि पढ़ा राजा जिन मामलों को निपटा नहीं पाता, वो मामला किसको हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो पढ़ा दीवान, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भांति, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल जीवन में अगर कोई मामला, अगर मान लीजिए कि सेशन कोर्ट में फंसा हुआ है, वो अगर नहीं सुलझा पाता तो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, और हाई कोर्ट अगर कोई मामला नहीं कर पाता, वहाँ पे अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, तो हम कहाँ जाते हैं? तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो पद है पाहन क्या इंपॉर्टेंट है? पाहन का यहाँ पर, यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? पाहन होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। तो याद रखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में
क्या पाहन का पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को मिलता है? तो बोलेंगे हाँ, शादीशुदा व्यक्ति को ही पाहन का पद मिलता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? पहनई भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? पहनई भूमि कहलाती है। शुरुआत में पाहन का प्रमुख कार्य गांव के सभी प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों का संपादन करना था। शुरुआत में क्या था ना कि जो पाहन का प्रमुख कार्य था वो प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों का संपादन करना था तथा इससे संबंधित कुल को पाहन खूट कहा जाता है। अब हम लोग अगला देखेंगे बैगा। बैगा का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? तो बैगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो बैगा है, बैगा को बैधा भी कहते हैं। यह पाहन का सहयोग करता है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को सहयोग कौन करता है? बैगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को सहयोग करता है कौन? बैगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को कौन सहयोग करता है? बैगा सहयोग करता है। पाहन को कौन सहयोग करता है बाबू? बैगा सहयोग करता है। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। जो बैगा है तो पूछेगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उनको शांत करने का काम कौन करता है? बैगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उनको शांत करने का कार्य कौन करता है? बैगा। बैगा पाहन को सहयोग करता है। पाहन का सहयोगी कौन होता है? बैगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन का सहयोगी कौन होता है? बैगा। महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। तो पूछेगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के कार्यभार से पूर्व गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? बैगा था। कौन था? बैगा था। कौन था? बैगा था। इस चीज़ को याद रखिए। डाडा पढ़ा की बात करेंगे अब हम लोग। डाडा पढ़ा, अब ये डाडा पढ़ा क्या होता है? यह कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। डाडा पढ़ा क्या है? तो कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। इसे पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों का अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं पढ़ा पंच। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे पढ़ा पंच। पढ़ा पंच ये कैसा पद है? तो आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच का आयोजन कब होता है? तो आश्विन पूर्णिमा के दिन। आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। तो पूछेगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच का आयोजन किस दिन होता है? तो आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। एक है दूध भैया गाँव। अब दूध भैया गाँव क्या होता है? तो यदि कोई गाँव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए किसी अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध भैया गांव कहा जाता है। जब दूध भैया गांव पढ़ा में शामिल होता है तो वह अंतर पढ़ा बन जाता है। ठीक है, अन्य तथ्य यहाँ पर देख सकते हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गाँव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरी गांव, चौथे को कोटवार गांव, शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। तो इतना आपको जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से याद रखना है। ओके, चलिए।